आयुषी ने उदास मन से अपने बेडरूम की एक एक चीज को देखा। पलंग, अलमारी, ड्राइंग टेबल, इधर उधर बिखरे पड़े कपड़े, सब कुछ उदासी से डूबा नजर आ रहा था। हर चीज जैसे किसी गहरी वेदना से गुजर रही हो। कमरे में सन्नाटा पसरा था। ये सन्नाटा आयुषी को डरा नहीं रहा था, परंतु उसके मन में अवसाद पैदा कर रहा था। जितना वो सोचती, उतना ही उसका मन और ज्यादा गहरे अवसाद से भर जाता। बेडरूम की ही नहीं, फ्लैट की हर चीज को उसने पूरी चाहत से सजाया था, अपने लिए, अपने प्रियतम के लिए। कितने सुंदर सपने तब उसकी आंखों में तैरा करते थे। उन सपनों को साकार करने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था कि बिना शादी के वो प्रतीक के साथ पत्नी की तरह रहने को तैयार हो गई थी। परंतु आज उसका सारा उत्साह खत्म हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों और कैसे हुआ। उसने तो पूरी निष्ठा से प्रतीक से प्यार किया था, अपना तन मन सौंपा था, परंतु उसके मन में आयुषी के लिए कोई प्यार था ही नहीं। उसका प्यार मात्र दिखावा था। वो बस उसकी देह को भोगना चाहता था। उसने उसे अपने फंदे में फंसाकर न केवल उसके शरीर का उपभोग किया, बल्कि उसकी कमाई पर भी ऐश की। आज वो उसकी चालबाजियों को समझ रही थी, परंतु अब समझने से फायदा भी क्या। दोनों ने साथ साथ एमबीए की पढ़ाई की थी। इसी दौरान दोनों की आपस में नजदीकियां बढ़ी थीं। प्रतीक उसे चाहत भरी निगाहों से देखता रहता था और वो उसे देखकर मुस्कुराती थी। फिर दोनों एक दूसरे के नजदीक आए। हाय हेलो से बातचीत शुरू हुई और फिर बहुत जल्द ही एक दिन प्रतीक ने कहा, आयुषी, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना पसंद करोगी? कहाँ? उसने अपने होठों को शरारत से दबाते हुए पूछा। प्रतीक ने कहा, जहां तुम कहो। तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है तो, परंतु तुम्हारी सहमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो चलो, उसने इठलाते हुए कहा। इसके बाद दोनों का प्यार बहुत तेजी से परवान चढ़ा। धीरे धीरे प्रतीक ने अपनी लच्छेदार बातों से उसे मोहित कर लिया था। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। प्रतीक और आयुषी के बीच एक दूसरे को पाने की चाहत इतनी तीव्र थी कि उन्होंने तय कर लिया कि नौकरी मिलते ही एक साथ रहना शुरू कर देंगे। इसलिए प्रयत्न करके दोनों ने एक ही कंपनी में नौकरी कर ली और फिर बिना आगा पीछा देखे साथ रहने लगे। घर परिवार से दूर, अपना अलग संसार बसाकर उन दोनों ने जैसे जीवन की सारी खुशियां प्राप्त कर ली थीं। जिस दिन दोनों ने एक साथ रहना तय किया, उसी दिन प्रतीक ने कहा, देखो आयुषी, हम दोनों साथ साथ रहने तो जा रहे हैं, परंतु ध्यान रखना बाद में कोई परेशानी ना हो। कैसी परेशानी? आयुषी ने शंकित होकर पूछा। देखो, तुम समझदार हो। अगर हम लोग एक एफिडेविट बनवा लें तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। कैसा एफिडेविट? आयुषी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यही कि तुम कभी मेरे ऊपर शादी का दबाव नहीं बनाओगी और कभी बच्चा नहीं चाहोगी। आयुषी चिंता में पड़ गई। शादी की मांग करना तो बेवकूफी होगी, परंतु बच्चा क्यों नहीं चाहोगे? जब स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध बनाएंगे तो क्या बच्चा पैदा होने की संभावना नहीं होगी? क्या जीवन भर देह सुख के सहारे कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है? उसे बच्चा नहीं चाहिए। पुरुष भले ही बिना बच्चों के रह ले, परंतु कोई स्त्री कैसे रह सकती है? प्रतीक, ये कैसे हो सकता है? बिना शादी के तो हम साथ साथ रह सकते हैं, पर बिना बच्चे के कैसे जीवन गुजरेगा? प्रतीक ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, हम दोनों अभी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और एफिडेविट बनवाने में हम दोनों की सुरक्षा है, वरना तुमने देखा ही है, कुछ दिन साथ साथ रहने के बाद लड़कियां शादी के लिए जोर देने लगती हैं। लड़का नहीं मानता है तो परिवार और रिश्तेदारों के दबाव में आकर लड़के के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दायर कर देती हैं। आयुषी के मन में शीशे की तरह छन्न से कुछ टूट गया। प्रतीक इतनी सावधानी क्यों बरत रहा है? उसने कठोर शब्दों में कहा, प्रतीक, प्रेम सदा विश्वास की नींव पर टिका होता है।
अगर हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो इसका मतलब है हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते। एफिडेविट हमारे बीच प्यार पैदा नहीं कर सकता, इससे कटुता ही बढ़ेगी, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो इस संबंध को यहीं खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, उसने तुरंत आयुषी को बाहों में भर लिया। उसे लगा कि अगर उसने ज्यादा दबाव बनाया तो आयुषी उसके चंगुल से निकल जाएगी। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना बाद में कोई गड़बड़ी ना हो। आयुषी के मन में गांठ सी पड़ गई, परंतु उन दोनों का प्यार नया नया था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किराए का फ्लैट लेते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट और अग्रिम किराया आयुषी ने भरा था। प्रतीक बोला था, आयुषी अभी तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट और किराया भर दो, मुझे हर महीने घर पैसे भेजने पड़ते हैं, मेरे पास नहीं है, बाद में लौटा दूंगा। आयुषी को एक बार कुछ अजीब सा तो लगा था कि प्रतीक उसका फायदा तो नहीं उठा रहा, परंतु उसके अंदर प्यार का ज्वार इतना तीव्र था कि विवेक की सारी लकीरें एक ही लहर में मिट गईं। बाद में आयुषी भूल ही गई कि प्रतीक ने पैसे लौटाने की बात कही थी। आयुषी ने घर में खाना बनाने के सारे साधन जुटा लिए थे। प्रतीक ने मना किया था, परंतु वो नहीं मानी। स्वयं ही जाकर बर्तन लाई, गैस का प्रबंध किया, झाड़ू पोछा और खाना बनाने के लिए एक काम वाली रख ली, परंतु घर में खाना कम ही बनता था। प्रतीक के कहने पर लगभग रोज ही किसी न किसी रेस्तोरेंट से खाना आता था। दोनों आउटिंग भी करते थे और इस सब का खर्चा आयुषी को उठाना पड़ता था। कुछ दिन सतरंगी सपनों में डूबते उतराते बीत गए। चारों तरफ प्यार ही प्यार बिखरा था। दुनिया इतनी खूबसूरत होती है, ये आयुषी ने प्रतीक को प्यार करके ही जाना। लेकिन आयुषी के प्यार का रंग तब फीका पड़ने लगा जब उसने देखा कि घर को सजाने संवारने में प्रतीक हमेशा अपना हाथ खींच लेता। जब भी उसे कुछ खरीदना होता वो आयुषी से कहता, डार्लिंग आज कुछ खरीदारी कर लें। मुझसे क्यों कह रहे हो, तुम खुद खरीद लो। लेकिन तुम तो जानती हो मेरे पास पैसे नहीं हैं। घर भेज दिए। और फिर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता। उसकी गर्म सांसें आयुषी के बदन में मधुर तरंगे भरने लगती। वो मदहोश होकर पिघल जाती। उसके सीने पर हल्के से मुक्का मारती हुई बोलती, ठीक है चलो। इसी तरह वो उससे अपने उपयोग की सारी चीजें खरीदवाता रहता। जब पैसे की बात आती तो कहता कि उसने इस महीने घर भेज दिए, कभी कहता कि बैंक में जमा कर रहा है, बाद में काम आएंगे। प्रतीक प्रेम भरी बातों से उसे इस तरह लुभाता कि आयुषी की सोच के सारे दरवाजे बंद हो जाते। वो ये ना समझ पाती कि प्रतीक अपना पैसा क्यों खर्च नहीं करना चाहता। वो उसके पैसे से भी मौज कर रहा था और उसकी देह से भी। साथ साथ रहने की ये कैसी मजबूरी थी कि रहने, खाने, पहनने, ओढ़ने का सारा खर्च केवल आयुषी उठाए। क्या प्रतीक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पूरे घर को आयुषी ने सजाया संवारा था। प्रतीक ने अपनी कमाई का एक पैसा घर में तो दूर आयुषी के ऊपर भी खर्च नहीं किया था। आयुषी उसे लेकर बाजार जाती, कोई चीज उसे पसंद आती तो वो प्रतीक का मुंह देखती कि वो उसे खरीदने के लिए कहेगा, परंतु प्रतीक बिल्कुल निरपेक्ष भाव से दूसरी तरफ देखने लगता, जैसे आयुषी उसके साथ ही नहीं है। वो मन मार कर कहती, प्रतीक ये जीन्स कितनी अच्छी है, ले लूं? हाँ हाँ अच्छी है, ले लो, पैसे लाई हो ना, कहकर हाथ झाड़ लेता। धीरे धीरे आयुषी ने महसूस किया कि उसके बैंक खाते में महीने के अंत में 1 रुपया भी नहीं बचता। जो उसे मिलता था घर खर्च में ही खत्म हो जाता था। ऐसे में तो अपने जीवन में वो कुछ जोड़ ही नहीं पाएगी। प्रतीक के कहने पर उसने एक कार भी खरीद ली थी। उसकी किश्त उसे ही भरनी पड़ती थी, जबकि गाड़ी का इस्तेमाल ज्यादातर प्रतीक ही करता था। गाड़ी का वो इस्तेमाल करता था और पेट्रोल आयुषी को भरवाना पड़ता था। इन हालात में प्यार का नशा बहुत देर तक नहीं रहता। आयुषी ने एक दिन कुछ तल्खी से कहा, प्रतीक मैं देख रही हूँ घर के सारे खर्च मैं वहन करती हूँ, तुम अपने सारे पैसे बचा रहे हो,
आखिर किसके लिए? इस घर की जिम्मेदारी मेरी अकेली की तो नहीं? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है क्या? हमारे तुम्हारे का भाव कहाँ से आ गया? मेरा पैसा बच रहा है तो वो एक दिन हमारे काम ही आएगा, कहकर वो मुंह चुराकर दूसरी तरफ देखने लगा। आयुषी को बुरा लगा, बोली, मेरी तरफ देखकर बात करो। वो दिन कब आएगा जब तुम्हारा पैसा काम आएगा? क्या उस दिन जब तुम उसे लेकर भाग जाओगे? ये बहुत कड़वी बात थी। आयुषी को भी अचंभा हुआ कि वो कैसे इतनी कड़वी बात कह गई, परंतु कभी कभी मनुष्य बेबसी में कड़वी सच्चाई बयान कर जाता है। आयुषी की तल्खी बरकरार रही। इसमें क्या शक है? मुझे तो ऐसे ही आसार दिखाई दे रहे हैं। साफ लग रहा है कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो, प्यार का नाटक करके मेरे शरीर से खेल रहे हो और मेरे पैसे से मौज कर रहे हो। एक दिन जब तुम्हें लगेगा कि ना मेरे हाथ में कुछ बचा है ना शरीर में, तुम बाज की तरह उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाओगे और मैं सूखी हड्डियां लिए इधर उधर मारी मारी फिरती रहूंगी। प्रतीक ऐसे चुप बैठा रहा जैसे किसी ने उसके गाल पर तेज तमाचा जड़ दिया हो। उसका पूरा चेहरा सुन्न हो गया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वो आयुषी से क्या कहे, कैसे उसे समझाए। वो चुप बैठा रहा तो आयुषी को अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आयुषी को लगने लगा कि प्रतीक उसका फायदा उठा रहा है। जब उसका मन भर जाएगा वो उसे त्याग देगा और वो डाल से टूटे पत्ते की तरह हवा में उड़ती हुई न जाने कहाँ गिरेगी। उसे लगता वो अकेली हो गई है, परंतु इस अकेलेपन में भी वो अपने मन को दृढ़ करती। उसे किसी भी हालात में कमजोर नहीं होना है। उसने अपने जीवन में जो ये कदम उठाया है अपनी मर्जी से उठाया है। इसके सही गलत परिणाम की वही जिम्मेदार है। अतः हर हाल में उसे हारना नहीं है। प्रतीक अगर उसे छोड़ भी देता है तो वो रोएगी नहीं। जीवन में हर किसी को जाना होता है। ऐसे में उसे अपनी मम्मी और पापा की बहुत याद आती। वो उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटी से कितनी उम्मीदें लगा रखी थीं और उसने अपने मम्मी पापा की हसरतों को मिट्टी में मिला दिया था। छोटी छोटी तलखियां उनके बीच उभर कर सामने आने लगी थीं। आयुषी का मन टूटने लगा था, फिर भी वो अपने आप को किसी तरह संभाले थी। उसने जिस संबल को पकड़ा था अभी उसे विश्वास था कि वो टूटेगा नहीं। प्रतीक के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। वो चाहता तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर संबंधों को बिखरने से बचा सकता था। आयुषी को बहुत दुख होता। अंततः आयुषी ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो भी घर का कोई सामान नहीं लाएगी। नतीजा ये हुआ कि घर में रोज कोई ना कोई चीज कम होने लगी। मसलन बाथरूम में साबुन नहीं है, प्रतीक की शेविंग क्रीम खत्म हो गई, डियो नहीं है। आयुषी दुखी थी, मन मार कर रहती थी, तय करती थी कि घर के लिए कुछ नहीं करेगी, परंतु खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं रखती थी। बस प्रतीक की इस्तेमाल वाली चीजों की तरफ उसने ध्यान देना बंद कर दिया था। जब प्रतीक को उसकी चीजें नहीं मिली तो वो आयुषी पर भड़क उठा। ये क्या, बाथरूम में साबुन नहीं है, मेरी शेविंग क्रीम खत्म हो गई और तुम्हें ख्याल ही नहीं। आयुषी ने भी पलटकर जवाब दिया, मैं क्यों ख्याल करूं? ये सामान तुम इस्तेमाल करते हो, तुम खरीद कर लाओ, आखिर तुम भी कमाते हो। ये क्या कह रही हो तुम? प्रतीक के स्वर में नरमी आ गई। वही कह रही हूँ जो सच है। तुम पुरुष हो, कमा रहे हो। अगर मेरे साथ शादी करते तो मेरे भरण पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारी होती, परंतु यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तुम प्रेम के नाम पर मेरा शोषण कर रहे हो, मानसिक और आर्थिक दोनों स्तर पर। ये कहाँ का इंसाफ है कि साथ रहने के नाम पर तुम मेरा उपभोग करो और मेरे पैसे से सुख भी भोगो। क्या हो गया है तुम्हें? प्रतीक ने अविश्वास का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा। मैं ऐसी कभी नहीं थी, परंतु तुमने मुझे ऐसा बना दिया है, आयुषी ने कहा। उसका मन फिर अंदर ही अंदर रोने लगा, परंतु प्रतीक के लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो दूसरे कमरे में जाकर लैपटॉप पर कुछ करने लगा। करेगा क्या?
फेसबुक पर फर्जी अनजान दोस्तों से चैटिंग कर रहा होगा। आयुषी और प्रतीक को लगभग बराबर तनख्वाह मिलती थी। आयुषी की पूरी तनख्वाह खर्च हो जाती और प्रतीक अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करके रखता था। या क्या करता था, आयुषी ने कभी नहीं पूछा। वो इतनी भोली थी कि उसने ये तक नहीं पूछा था कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसके घर परिवार में कौन कौन है, जबकि उसने अपने बारे में पहली ही मुलाकात में सब कुछ बता दिया था। उनके बीच का जब मनमुटाव बढ़ने लगा तो एक दिन आयुषी ने पूछा, प्रतीक, तुमने अपने घर के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? घर में कौन कौन है? प्रतीक ने एक अजीब सी मुद्रा में उसे देखा। क्यों? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? अरे कमाल करते हो, हम दोनों साथ साथ रहते हैं तो क्या एक दूसरे के बारे में नहीं जान सकते? आयुषी ने सहज भाव से कहा। ये काम तो तुम्हें पहले ही करना चाहिए था। अब क्या मेरे घर वालों के पास कोई शिकायत भेजनी है या उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवानी है? प्रतीक ने दिल को जलाने वाली बात कही। आयुषी का मन तड़क गया। प्रतीक इस तरह की बातें क्यों कर रहा था? क्या उसके मन में पहले से ही खोट था? वो आयुषी को दिल से प्यार करता ही नहीं था। वो तो उसकी सुंदरता का पान करना चाहता था और उसके पैसे से मौज करना चाहता था। आयुषी के मन में अब इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया था। इसके लिए केवल तुम ही काफी हो। तुम्हारे घर वालों को फंसाने की जरूरत नहीं है, आयुषी ने कड़वाहट के साथ कहा। लेकिन तुम्हारी बातों से तुम्हारा असली चरित्र उजागर हो रहा है। काश मैं तुम्हें पहले पहचान पाती। पहचान भी जाती तो क्या कर लेती? उसने भी कड़वाहट के साथ कहा। मैं अभी कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि तुम इस संबंध को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हो। जानबूझकर बातों में तलखी लाने की कोशिश करते हो। अगर ऐसी बात है तो बता दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। मुझे आजाद होने के लिए तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। सच, लिव इन रिलेशनशिप का यही तो फायदा है। कोई जिम्मेदारी, कोई बंधन नहीं। इस सब का सबसे बड़ा फायदा तो तुम लड़कों को ही होता है। हम लड़कियां तो बेवकूफ होती हैं, जो तुम्हारी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं। तुम्हारे बनावटी प्यार को नहीं पहचान पाती और उसका खामियाजा हमें पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। आयुषी ने आहत स्वर में कहा। इसी तरह की छोटी छोटी बातें उनके बीच बड़ी बातें बन जाती। आयुषी बहुत उदास रहने लगी थी। ऑफिस में उसकी एक घनिष्ठ सहेली थी, शिवांगी। उसने आयुषी की उदासी भांप ली और एक दिन लंच के दौरान पूछ ही लिया, क्या बात है आयुषी, आजकल तुम्हारे चेहरे की चमक गायब होती जा रही है। तुम्हारे और प्रतीक के बीच कुछ गड़बड़ है क्या? वो उसकी हर बात जानती थी, उसके संबंधों के बारे में जानती थी। उसने ही एक बार उसे सलाह दी थी कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो, परंतु वो प्रतीक के प्यार में ऐसी रंगी थी कि भावी जीवन की तकलीफों का अनुमान ही नहीं लगा पाई थी। अगर अपने संबंधों में आई कड़वाहट का जिक्र वो शिवांगी से करती है तो उसके सामने वो हंसी का पात्र बनेगी। लगता है कुछ गंभीर मसला है। अगर तुम मुझे सच्ची दोस्त मानती हो तो अपने मन की बात कह सकती हो, शिवांगी ने जोर देकर कहा। आयुषी टूट गई, भीगे से स्वर में कहा, लगता है मैं गलत थी। मुझे तुम्हारी सलाह पहले ही मान लेनी चाहिए थी। फिर भी हुआ क्या है? क्या तुम कुछ बता सकती हो? आयुषी ने धीरे धीरे सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं छिपाया। सुनकर शिवांगी एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही सलाह दी थी। खैर, ये तो एक दिन होना ही था। अब से तुम संभल जाओ। वैसे तो वो किसी को अपनी बातें नहीं बताता है, परंतु उसके खास मित्र ने ये खुलासा कर दिया है। वो बेंगलुरु की किसी कंपनी में जॉब के लिए कोशिश कर रहा है। मुझे भी यही शक था। उसके व्यवहार से लग रहा था कि अब इस संबंध से उसका मन उचट गया है और छूट भागने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या करोगी तुम? कुछ नहीं। शिवांगी को आश्चर्य हुआ। क्या मतलब? तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं करोगी? उसने तुम्हारा शोषण किया है।
नहीं शिवांगी, उसने मेरा कोई शोषण नहीं किया है। हम दोनों ने जो किया है उसमें मेरी सहमति थी। अब मेरी गलतियों का परिणाम जो भी हो, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। शिवांगी आश्चर्य से उसे देख रही थी। क्या तुम अपने आप को संभाल लोगी? हाँ, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, आयुषी ने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े बताना, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। ठीक है शिवांगी, मुझे ये बातें बताने के लिए धन्यवाद। मैं अपना ख्याल रखूंगी। आयुषी के पापा सरकारी अधिकारी थे। बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं थी। आयुषी को पढ़ाने लिखाने में जो खर्च हुआ वो उनकी तनख्वाह और बचत से पूरा हो गया, लेकिन उनके पास कुछ ज्यादा धन दौलत नहीं थी। उसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी। बेटी स्वयं कमा रही थी, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इसी बीच आयुषी की मम्मी का फोन आया कि उनको गाल ब्लैडर में पथरी हो गई है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उन्होंने पैसे की मांग नहीं की थी, बस आने के लिए कहा था। परंतु आयुषी ने सोचा ऐसे मौके पर अगर कुछ पैसे भेज सकी तो पापा को कुछ राहत मिलेगी। उसके खाते में पैसे नहीं थे, तनख्वाह मिलने में समय था। आयुषी ने प्रतीक से कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। प्रतीक का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तुम और पैसे? क्या तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है तभी तो मांग रही हूँ, उसने असहाय भाव से कहा। मम्मी का ऑपरेशन होना है, उन्हें देने हैं। क्या तुम घर जा रही हो? सोच रही हूँ इसी बहाने घर हो आऊंगी। 1 साल से ऊपर हो गया घर नहीं गई। मेरे पास तो नहीं है, प्रतीक ने सपाट स्वर में कहा। कल ही घर भिजवा दिए हैं। आयुषी समझ गई प्रतीक साफ झूठ बोल रहा है। पूछा, आखिर ऐसे बड़े बड़े झूठ तुम कैसे बोल लेते हो? कभी कहते हो पैसे बचा रहे हो, कभी कहते हो घर भेज दिए। आखिर सारे पैसे तो तुम नहीं भेजते होगे। इस घर में एक कौड़ी भी तुम खर्च नहीं करते। तुम्हारे व्यक्तिगत खर्च से लेकर खाने पीने तक का खर्चा मैं उठाती रही हूँ। तुम्हें इस बात की शर्म नहीं आती कि मेरे टुकड़ों पर मौज कर रहे हो? ये तुम्हारी जरूरत है जो मेरे साथ रह रही हो, उसने ऐठ से कहा, जैसे हर लड़की की ये मजबूरी होती है कि वो लड़के के साथ रहते हुए उसका सारा खर्च वहन करे। आयुषी कुछ और कहने की सोच ही रही थी कि प्रतीक ने उसके सामने ही कार की चाबी उठाई और उसे बिना कुछ बताए बाहर चला गया। उनके बीच जब भी कोई इस तरह की बात होती तो वो या तो लैपटॉप लेकर बैठ जाता या फिर कार लेकर कहीं चला जाता। प्रतीक बाहर चला गया तो वो काफी देर तक गुमसुम बैठी रही। वो घर की एक एक चीज को देख रही थी। उसे अपने जीवन की पिछली बातें याद आ रही थी। प्रतीक के व्यवहार में आए परिवर्तन को वो समझ नहीं पा रही थी। इतना तो वो देख ही रही थी कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो बात बात में कटुता घोलने का प्रयत्न करता था। वो जानबूझकर संबंध खराब करने पर तुला था ताकि उसे अलग होने का बहाना मिल जाए। संभवतया वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में था या उसके घर वालों ने उसकी कहीं शादी तय कर दी थी। अगर ऐसी कोई बात थी तो वो उससे साफ साफ कह सकता था। आयुषी इतनी दुष्ट नहीं थी कि वो बदले की भावना के चलते उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करती। कार्यवाही करने से भी क्या फायदा, उसे सजा हो जाएगी, जेल चला जाएगा। परंतु वो आयुषी का तो तब भी नहीं हो सकता था। पैसे जुटाने के लिए वो क्या करे? घर का कोई सामान बेच दे, परंतु उससे कितने पैसे जुटेंगे? उसने काफी विचार किया। वो अगर अपने घर जाती है तो आने जाने में 10-20 हजार खर्च हो जाएंगे, इसलिए वो खुद तो नहीं गई, परंतु ऑफिस के एक मित्र से पैसे लेकर पापा के खाते में 50,000 डलवा दिए। प्रतीक का अपने घर वालों से पूरा संपर्क था। वो साल 6 महीने में अपने घर हो आता था, परंतु आयुषी इन 2 सालों में केवल एक बार ही गई थी। फोन पर बात होती थी, परंतु घर जाने के नाम पर बहाना बना देती थी कि अभी नई नौकरी है, काम ज्यादा है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। उसने घर में ये भी बता रखा था कि शायद कंपनी की तरफ से उसे अमेरिका भेज दिया जाए। माँ बहुत इच्छुक थी कि आयुषी की शादी हो जाए, परंतु उसने बहाना बना दिया था कि अमेरिका से लौटने के बाद ही शादी के बारे में कुछ सोचेगी।
वास्तविकता तो ये थी कि वो शादी की सोच से बहुत आगे निकल चुकी थी। इसी खटपट के दौरान प्रतीक 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। तब आयुषी ने भी चुपके से छुट्टी ली और मम्मी पापा के पास चली गई। इतने दिनों बाद माँ की गोद में सिर रखकर लेटने में उसे जो सुख की अनुभूति हुई, वो उसे प्रतीक की गोद में लेटकर भी कभी नहीं हुई थी। पापा के साथ बैठकर पुरानी यादों को ताजा करके वो फिर से अपने बचपन में पहुंच गई। मम्मी पापा के साथ बिताए गए सुखद पलों को अपने मन में समेटकर आयुषी वापस मुंबई आ गई। प्रतीक तब तक नहीं आया था। उसने फोन किया तो बंद मिला। आयुषी को थोड़ी चिंता हुई। 1 हफ्ते में उन दोनों के बीच फोन पर कोई बात नहीं हुई। 2 साल बाद मम्मी पापा का प्यार और स्नेह मिला तो वो प्रतीक को बिल्कुल भूल गई। प्रतीक दूसरे दिन सुबह तक भी नहीं पहुंचा था। घर बड़ा सोना सोना लग रहा था। आयुषी का मन उदास हो गया। इस घर में वो उसके साथ 2 साल से रह रही थी। प्रतीक कैसा भी था, कपटी और कंजूस, परंतु आयुषी ने उसे प्यार किया था, उसे अपना तन सौंपा था। इसी भावना के तहत उसे अपनाया था और चाहती थी कि जीवन के अंतिम क्षण तक उसकी ही होकर रहे। परंतु शायद प्रतीक के मन में कुछ और था। उदास और खाली मन से वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। प्रतीक का फोन अभी तक बंद था। ऑफिस में अपने केबिन में जाकर बैठी ही थी कि शिवांगी आ गई। दोनों एक दूसरे के काफी निकट थीं और आपस में काफी अंतरंग बातें भी कर लेती थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ शिवांगी, कैसी हो? शिवांगी ने अपने बारे में कुछ न बताते हुए उसी से पूछा, तुम बताओ, तुम कैसी हो? प्रतीक नहीं आया तुम्हारे साथ? उसका स्वर गंभीर था। वो आयुषी के चेहरे के भाव पढ़ने का प्रयास कर रही थी। आयुषी के मन पर जैसे किसी ने एक बड़ा पत्थर रख दिया। वो एक पल सकते की सी हालत में बैठी रही। बोली, पता नहीं क्यों नहीं आया, उसका फोन भी बंद है। शिवांगी के चेहरे पर हैरत के भाव तैर गए। आंखें फैलाकर बोली, तो तुम्हें नहीं मालूम? क्या? आयुषी ने धड़कते दिल से पूछा। प्रतीक ने ये कंपनी छोड़ दी है, शिवांगी ने बिना किसी हिचक के बता दिया। क्या? आयुषी को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, पिछले हफ्ते उसका ईमेल से त्यागपत्र आया था। लिखा था कि पारिवारिक कारणों से वो ये नौकरी आगे नहीं कर सकता। उफ! आयुषी के मुंह से बस इतना ही निकला। इस बार दूसरा पत्थर उसके सिर के ऊपर बम की तरह फटा था। शिवांगी ने आगे कहा, मैं जानती थी एक दिन यही होना था। प्रतीक जैसे तेज तर्रार लड़के प्रेम संबंधों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करते। इनके लिए ये संबंध बस टाइम पास की तरह होते हैं। प्रेम इनके लिए बस क्षणिक जरूरत की तरह होता है, जिम्मेदारी की तरह नहीं। जरूरत पूरी हो गई तो चलते बनो। शिवांगी जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई बयान कर रही थी, परंतु आयुषी कुछ सुन रही थी, कुछ नहीं। उसके कान ही नहीं, दिमाग भी सुन्न हो गया था। चेहरे पर तरह तरह के भाव आ रहे थे, परंतु वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। शिवांगी उसकी स्थिति समझ रही थी, अतः थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। छुट्टी ली और फिर आयुषी को उसके केबिन से लेकर बाहर आ गई। उसने कार की चाबी मांगी तो आयुषी ने चुपचाप उसे दे दी। फिर शिवांगी उसकी कार में आयुषी को बैठाकर उसके घर पहुंची। पूरे रास्ते आयुषी कुछ नहीं बोली थी। शाम तक आयुषी पूरी तरह से सामान्य हो गई। शिवांगी ने उसे समझाते हुए कहा, आयुषी, तुम समझदार हो। मनुष्य का जीवन बहुत सारी कटुताओं से भरा होता है, फिर भी हम जीवन के प्रति मोह नहीं छोड़ते। हर बाधा को पार करते हुए सुख की तलाश करते रहते हैं। यही जीवन है। तुम्हारे जीवन का ये अंत नहीं है। ये समझ लो, प्रतीक तुम्हारा नहीं था। आधुनिक जीवन में लिव इन रिलेशनशिप एक सच्चाई हो सकती है, परंतु ये अटल सच्चाई नहीं है। ये संबंध केवल शारीरिक जरूरतों पर आधारित होता है, जैसे विवाह पूर्व या विवाहेतर संबंध। और जो संबंध केवल जरूरत पर आधारित होते हैं, वे स्थायी नहीं होते।
जरूरत पूरी होने पर अपने आप टूट जाते हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ। आयुषी के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कुराहट आई थी। इस बात को मैं बहुत पहले समझ गई थी। प्रतीक नौकरी छोड़कर ना जाता तब भी इस संबंध को टूटना ही था। वो इसके प्रति गंभीर नहीं था। अच्छा हुआ तुम पहले ही इस बात को समझ गई थी। अब तुम जल्दी ही संभल जाओगी। तुम्हारे जीवन में भी सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शिवांगी ने उसे समझाते हुए कहा। मैं अब पूरी तरह से होश में आ गई हूँ शिवांगी। आयुषी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। मैं पहले भी कमजोर नहीं थी, अब भी कमजोर नहीं पड़ूंगी। अब शाम हो गई है, तुम अपने घर जा सकती हो। क्या तुम अकेले रह लोगी? कोई दिक्कत हो तो रात में रुक जाती हूँ। नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। शिवांगी के जाने के बाद उसने अपने पूरे घर को घूम घूम कर देखा, एक एक चीज को देखा, हाथ लगाकर देखा। ये उसका घर था, उसके सुख सपनों का घर। भले ही किराए का फ्लैट था, परंतु उसके अंदर ही हर चीज में उसकी जान बसी हुई थी। आज आयुषी का प्यार मर गया था। उसे उसका अंतिम संस्कार करना था। वो सोच रही थी कि रुपया पैसा तो वो फिर से जोड़ लेगी, परंतु क्या टूटा हुआ मन वो जोड़ पाएगी? हाँ, जोड़ लेगी। वही तो कहती है कि वो कमजोर नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। घर में बहुत सारी चीजें थी। ये सारी चीजें आयुषी ने बड़े प्यार से अपने पैसों से खरीदी थी। अब वो प्रतीक से जुड़ी कोई भी चीज अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। जब उसे यकीन हो गया कि प्रतीक से जुड़ी कोई चीज अब घर में नहीं बची है, सबको उसने छांट कर अलग कर दिया है, तो उसने छांटी हुई चीजों को एक कपड़े में बांधा। उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज रहे थे। उसने सामान को गाड़ी में रखा और शहर से दूर सड़क के किनारे एक तालाब के पास पहुंची। सन्नाटा देखकर आयुषी ने सामान की गठरी तालाब में ढकेल दी। हल्की सी आवाज हुई और फिर सब कुछ शांत। उसने नीचे की तरफ देखा। बिजली की रोशनी में पानी हिलता हुआ दिखाई दे रहा था, परंतु गठरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। शायद पानी में डूब गई हो। नहीं डूबी होगी तो थोड़ी देर में डूब जाएगी। ये सब करने के बाद वो शांत भाव से खड़ी कुछ देर तक तालाब के पानी में बिजली की रोशनी की लहराती परछाई को देखती रही। तभी उसके फोन की घंटी बजी। इतनी रात में कौन हो सकता है? उसने तुरंत फोन की स्क्रीन देखी। उसके दिल में धमाका सा हुआ। प्रतीक? उसने फोन से उसका नंबर डिलीट ही नहीं किया था, लेकिन उसका फोन अब किस लिए? सब कुछ खत्म हो गया। अपने मन को काबू में रखते हुए उसने सबसे पहले कॉल को रिजेक्ट किया, फिर फोन से उसका नंबर डिलीट कर फोन बंद कर दिया। कार में बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट की। उसकी आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। दोराहे की धुंध छट चुकी थी। उसने गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी।